दोस्तों, जब तक हम चारपाई पर पलंग पर सोते रहे और जब तक हमने खूब काम किया, ये सर्वाइकल नाम की बीमारी कभी हमारे घरों में आई नहीं। मेरी माँ आज 65 साल की हैं, मेरे पिताजी उनसे 2 साल बड़े हैं और आज भी वो घर में काम करते हैं, उनको सर्वाइकल नहीं है। लेकिन मैं जब शहर में आया और हमारी जो ज़िंदगी है वो खेतों से निकल के जब पार्क में आई, तो मैं देखता हूँ कि पार्कों में बहुत सारे अंकल आंटी ये कहते सुनते सुनाई दे जाते हैं कि बेटा मुझे तो सर्वाइकल है। अब ये सर्वाइकल हमारे घरों में कैसे घुसा, और जब इस सर्वाइकल का इलाज मैंने जानने की कोशिश की तो देखा कि यूट्यूब पे सर्वाइकल के इलाज के नाम पे जड़ी बूटियां भी लोग बेच रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं। तो डॉक्टर सतीश त्यागी जी से, जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वाइकल के नाम पे जो दवाइयां आपको खिलाई जा रही हैं वो कितनी वाजिब हैं, सर्वाइकल का मूल कारण क्या है और इससे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद को खूब पढ़ा, मॉडर्न मेडिसिन को भी खूब पढ़ा है आपने। सर्वाइकल नाम की ये जो बीमारी है जिसमें हर घर से कोई ना कोई कहते हैं जी सर्वाइकल हो रहे हैं, जी, ये सर्वाइकल हमारे घरों में कैसे आप पहुंचा? धर्मेंद्र जी, दरअसल ये जो सर्वाइकल शब्द है ना, कोई बीमारी है नहीं। सर्वाइकल हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके 3 हिस्से हैं। जो गर्दन के साथ वाला हिस्सा है उसको सर्वाइकल बोलते हैं। अच्छा जी। इसके बाद का जो हिस्सा है जो कमर तक जाता है उसको थोरेसिक बोलते हैं। एक नीचे का हिस्सा है जिसे हम लंबर बोलते हैं। ये रीजन है, ये पूरी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड के 3 रीजन है। आमतौर पर लोग इसको सर्वाइकल बोल देते हैं। तो सर्वाइकल के अंदर कई सारी स्थितियां पैदा होती हैं। तो पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमें जिसे हम सर्वाइकल कह रहे हैं वो है क्या। एक तो नॉर्मल होता है सर्वाइकल पेन, जिसे सर्वाइकैल्जिया बोलते हैं जी। तो उसके अंदर क्या होता है कि गलत पोजीशन में आप लेट गए तो आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया, थोड़ी सी कहीं मसल्स में स्ट्रेन पड़ गया, सोजिश आ गई है ना, वो हिस्सा आपको गर्म सा लगने लगा, उसमें कहीं खिंचाव सा होने लगा। तो ये जो नेक पेन है जिसे हम सर्वाइकल का नाम दे देते हैं, ये एक अलग चीज है बिल्कुल। ये सामान्य चीज है। गलत पोस्चर में सोने से या ज्यादा मोटा तकिया लगाने से इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये समय के साथ में 2, 4, 5, 10 दिन या कई बार 1 महीने तक भी ये बनी रहेगी और उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। इसमें आमतौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस में डॉक्टर पेन किलर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, जिनको बोलते हैं हम NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे ब्रूफेन वगैरह, डिक्लोफेनेक सोडियम, में नॉर्मल दवाइयां हैं। दूसरी एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस। अच्छा। स्पोंडोलाइसिस का मतलब ये है कि ये एक डीजनरेटिव प्रोसेस है। जो 40 साल से उम्र की अवस्था के जो लोग हो जाते हैं, जैसा हमारी ज्वाइंट में सब जगह हड्डियों में डीजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो हमारे सर्वाइकल वाले रीजन में भी शुरू हो जाता है। ठीक है जी। और वो उम्र के साथ चलने वाली चीज है। स्पोंडोलाइसिस लंबे टाइम तक चलती है, तो उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई खतरे वाली बात उसमें नहीं है। एक जिसको हम सर्वाइकल के नाम पे सबसे ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है, वो सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस। ये सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, कि जब वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है, तब ये सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस कहलाती है। और इससे मैनेज करना, इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। ये 20 से 30 साल तक की जो नौजवान है, इनमें आमतौर पर मिलती है। अब जैसा आपने लाइफ स्टाइल का जिक्र किया, तीनों ही स्थितियों में लाइफ स्टाइल का बड़ा महत्व है। तो लाइफ स्टाइल से कोई यहाँ उस तरह का लाइफ स्टाइल नहीं जो हम डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर में बात करते हैं। ये लाइफ स्टाइल है हमारे बैठने उठने का, हमारे सोने का। कि अगर हम सोते हुए बहुत मोटा तकिया लगा के सो रहे हैं या गलत पोस्चर में लगातार सो रहे हैं, वो स्थिति होती है। दूसरा, आप देखेंगे जिनका सिटिंग पोस्चर का काम है, जो लोग बैठ के दफ्तरों में काम करते हैं, उनको सारे समय वो बैठे रहते हैं, 8-10 घंटे उनको बैठना होता है। और उस स्थिति में क्या होता है कि गर्दन जो है आगे की ओर रहती है, गर्दन का आगे की ओर झुकना। जी।
ये जिन जिन स्थितियों में होगा, अब जैसा लोग अपने ये मोबाइल फोन वगैरह देखते हैं सबसे उसमें बड़ा जाहिर-सी कारण बात है, मेरे ख्याल से यही होगा जी। उसको आगे आपको झुकना पड़ेगा, या आप ये उनका टेलीविजन देख रहे हैं तो एक खास पोस्चर में आप करेंगे। तो जो आपका सर्वाइकल वाला रीजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो थोरेसिक है उसका कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा प्रयोग हो नहीं रहा, लेकिन गर्दन तो आपकी आगे जा रही है या साइड्स में जा रही है बार बार, और ये तय कौन कर रहा है? आपका टेलीविजन तय कर रहा है, आपका मोबाइल फोन तय कर रहा है, आपका वर्क ऑफिस की जो आपकी कल्चर है लगातार वो करने की, वो काम कर रही है। तो जिस तरह की चीजें आजकल आपको मिलती हैं सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम, एक तो वो नॉर्मली नेक पेन है, सर्विकैल्जिया, जो ठीक हो जाती है, मैनेज हो जाती है दवाइयों से। और दूसरी चीज ये है जो उम्र के साथ होने वाली है, स्पॉन्डोलाइसिस जिसे बोलते हैं, ये एज के साथ होगी, रोकथाम इसकी भी हो जाती है। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज एक तरह की, तो वो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है उसका। तो सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है इस चीज में कि हम अपने अपने डॉक्टर खुद ना बने और उससे सर्वाइकल का नाम ना दे दें। किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से हमें ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि जो 3 है इनमें से कौन सा है। मान लिया उसके लिए आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा, और कई बार इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो ऑटो इम्यून यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए होते हैं। तो जांच के पक्ष पे ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वो बहुत जरूरी है। केवल ये सोच के कि गर्दन में दर्द है, गर्दन में सोजिश है, गर्दन मूवमेंट नहीं कर पा रही, हम अपने आप डायग्नोसिस बना के अगर इन चीजों को करेंगे तो ये गलत स्थिति है, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाली चीज है और स्पॉन्डिलाइटिस कई बार सारे जीवन भी ठीक नहीं होती। तो इसमें हमें पहले तो स्टेप यही है कि हमें पता चल जाए कि ये है क्या। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, तो फॉलो किया एक्सरे से लेके एमआरआई तक, उनकी पूरी जांच करा लें, एक बार ये इंश्योर कर लें कि मुझे ये बीमारी है। जब वो बीमारी हो जाएगा तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसकी तरह तरह की सर्जरी आ गई है आज के इसमें, वो लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी सहारा है। उससे पहले दुनिया भर की दवाइयां वहां दी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ मैनेज करने तक के लिए है। आपका दर्द नहीं होगा, पेन किलर दे दिया, सोजिश कम हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, बहुत से डॉक्टर स्टेरॉइड देके उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे जी। अब रही बात आयुर्वेद की, आयुर्वेद इसको वातज रोगों की श्रेणी में मानता है कि वात रोग है। जब शरीर में वात प्रकोपित हो जाएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम होंगी, और वात यानी कि वायु शरीर के जिस जिस हिस्से में भी प्रकोपित हो जाएगी, प्रोवोक्ट हो जाएगी, तो वहां पे उस तरह के लक्षण आ जाएंगे। आयुर्वेद में बिल्कुल साफ है कि जहां भी वेदना है, दर्द है, इसका मतलब है वो वायु है। ठीक है, तो वायु के प्रकोप के जो तरह तरह के इलाज आयुर्वेद में बताए गए हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। उसमें हमारे पंचकर्म की पद्धतियां भी हैं। अच्छा। और ये जो आपने कहा कि बहुत से लोग ये दावे करते हैं हर्बल मेडिसिन वगैरह की, ये सारी चीजें ये कुछ हद तक थोड़ा सा रिलीफ पेशेंट को दे देती हैं, लेकिन ये लेने के साथ साथ हमें ये अपने आप ना लें, हम इश्तहार वगैरह देख के ना लें और कहीं से भी इस तरह से ना लें। ये दवाइयां भी आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की देखरेख में लेनी चाहिए। अभी तक जो हुआ है इन सारे वायु रोग में, जो सबसे प्रभावी दवाई आयुर्वेद में है वो है महायोगराज गुगल। महायोगराज गुगल। तो महायोगराज गुगल की 500 मिलीग्राम की एक गोली सुबह और शाम हमें देनी होती है। अच्छा। एक होता है पंचगुण तेल, उस तेल की हम लोकली जहां भी हमारा वो दर्द है उस पर मालिश करते हैं। एक प्रक्रिया होती है नाड़ी श्वेत। नाड़ी श्वेत का मतलब ये है कि उसी स्पॉट पे हमने जाके स्टीम वगैरह देनी है ना, या कंप्रेशन करना गर्म और ठंडे से। ये सारे फिजिकल प्रोसीजर है जिससे राहत मिलती है और कई बार ये चीजें ठीक हो जाती हैं। इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका जो है डॉक्टर के अलावा वो है फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट आप देख रहे हो आजकल शहरों में जगह जगह फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाते हैं। अच्छा, तो वो आपको नेक की एक्सरसाइज बताएंगे। इसमें नेक की एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेक की एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी मदद लेनी चाहिए और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बीमारी के साथ आपने जीना है, उसको मैनेज करना है, तो आपके प्रयास भी उतने ही होने चाहिए जितने डॉक्टर के या फिजियोथेरेपिस्ट के हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर आप अपनी एक्सरसाइज तय करा लें। क्या है आयुर्वेद की जो मैंने आपको 3 दवाइयां बताई हैं उनका उसमें प्रयोग है।
लाइफ स्टाइल की जो पोस्चर्स हमने आपको बताए कि ये इस तरीके से सोना उठना बैठना है, उसका ध्यान रखना है। और अपने खाने में ये आयुर्वेद कहता है कि आपको कब्जी नहीं होने देनी, अच्छा। कोष्ठबद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि उससे गैसेस पैदा होती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और गैस भी एक वायु का ही रूप है। तो ये विकार मानते हैं कि पैदा और करेगा। वायु का स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। तो अगर पेट में गैसेस बन रही हैं, वायु बन रही है और वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो नेक के आसपास के एरिया में जाएगी। और हरी सब्जियां खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं, ये उतना ही जरूरी है जितना कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने बताया था। और अपने खाने पीने में जो कफ कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं, चूंकि कफ बढ़ाने वाली चीजें वायु को कम करती हैं, तो उसका आप सेवन कर सकते हैं। वायु बढ़ाने वाली चीजें हमने अवॉइड करनी है, और कफ बढ़ाने वाली चीजें हमने लेनी है, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, दुनिया भर की चीजें मिल जाती हैं कफ बढ़ाने वाली। तो ये आप सारा कुछ करेंगे, इस अनुशासन में रहेंगे, तो जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चाहे वो सर्वाइकल्जिया है, नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, लाइसिस और लाइटिस के फर्क को हमें समझना होगा। इन तीनों में आराम मिल सकता है। और ये सारे प्रयास करने के बावजूद भी, उपाय करने के बावजूद भी अगर बात नहीं बनती है, तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलके अगर सर्जरी की नौबत आ रही है तो वो करवा लें। लेकिन ये लास्ट उपाय है। ये लास्ट उपाय है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास, हम जब गांव में थे, आपका भी बचपन गांव में बीता है सब, तो हम चारपाइयों पे सोते थे, पलंग पे सोते थे, फिर हमारे जिंदगी में बेड आ गए सर। और क्या इसका भी एक बड़ा योगदान है इस तरह की बीमारियों में? भारतीय जीवन शैली में चारपाई, जिसे हम खाट बोलते हैं, उसकी बनावट इस तरह की है कि उससे आपकी रीढ़ की हड्डी पे और स्पाइनल कॉर्ड पे किसी तरह का स्ट्रेन नहीं पड़ता। अब जो हमारी जीवन पद्धति, उस बहुत बेड की प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड बेड तो हम बहुत लोगों को बताते हैं कि हार्ड बेड यूज करो। प्रॉब्लम उसमें है गद्दों की। वो इतने गद्देदार हैं गद्दे, और कई बार गद्दे 1-1 फुट तक के हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम करती है। नंबर 2, जो मोटा तकिया है, आप देखें आजकल जो बेड वगैरह मिलते हैं उनमें बड़े मोटे मोटे तकिया आते हैं, और कई बार तो आपको बेड पे गद्दा नजर नहीं आएगा, लोग इतने सारे तकिए इस्तेमाल करने लगे दुनिया भर के, है ना। तो ये जो जिस तरह का ये बेड की जो जीवन शैली है आपकी सोने की, ये बहुत प्रभावित करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सोने बैठने उठने का जो आपका तरीका है वो गलत है। तो जो चारपाई पे सोने वाली बात कही आपने ग्रामीण जीवन की, वो अच्छी थी, बेहतर थी, आज भी उसका उपयोग है, बड़ा अच्छा रहता है वो, क्योंकि एक आकार जो हमें सोने के समय चाहिए वो चारपाई उपलब्ध करा देती है। और जो स्क्रीन टाइम, जो मोबाइल ऐसे देखते हैं, हम घंटों घंटों देखते हैं, हाँ, अब इसके बिना तो काम नहीं चलता। चलिए देखिए, एक तो शौकिया मत देखिए, अगर आपकी जरूरत है तो आप उसको इस्तेमाल करें। उसमें जरूरत ये है कि अगर आपने 15-20 मिनट 25 मिनट काम किया इस तरीके से, तो आप कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को 2-3 मिनट के लिए आराम दें, उसको दूसरी पोजीशन में लाएं, देखते देखते गर्दन को अपने इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह कर लें, ताकि वो मूवमेंट्स होते रहें और एक उसमें जड़ता वाली स्थिति ना है, स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए। तो ये सावधानी बरतनी होंगी। तो दोस्तों, ये थी सर्वाइकल पे बातचीत, क्योंकि आज सुबह ही पार्क में पड़ोस की 2 आंटी मिली थी, उनसे जब हालचाल पूछा तो कहा बेटा सर्वाइकल है, और उन्होंने कहा कि आपके वैद्य से पूछ के बताना सर्वाइकल का क्या इलाज है। तो मैंने सोचा कि उनके साथ साथ सबको फायदा मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और पर्टिकुलर बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं, तो आप कमेंट करके डॉक्टर साहब से उसका इलाज पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ साथ सारे लोगों को उनका उस चीज का फायदा पहुंचे। शुक्रिया आपका। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। नमस्कार जी, नमस्कार।